बहुत पुराने समय की बात है। सीतापुर गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। बिरजू का एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती लड़का था। कुछ महीने पहले ही रामू की खेत में काम करते हुए सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु का सदमा बिरजू की पत्नी सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण वह भी भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन बिरजू दुखी होकर अपनी बेटी मीरा से बोलता है। मीरा बेटी, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। बूढ़ा हो गया हूं ना। बूढ़े व्यक्ति को भला कोई क्यों काम पर रखेगा। अगर आज तेरा भाई रामू जिंदा होता तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता और ना ही बुढ़ापे में यूं लोगों के घर घर जाकर काम मांगना पड़ता। पिताजी, आप सही कहते हो। अगर आज भाई जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी में दिन न काटने पड़ते। पिताजी, सब हमारे कर्मों का फल है। पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिनका बदला भगवान इस जन्म में निकाल रहा है। सब मेरी गलती है। अगर मैं उस दिन रामू को खेत में काम पर जाने से रोक लेता तो ये सब नहीं होता, और ये सब नहीं होता तो आज तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। तुम्हारी माँ उस दिन रामू को खेत में जाने से कितना रोक रही थी। सब मेरी गलती है। पिताजी, आप क्यों पुरानी बातों को सोचकर परेशान होते हैं। जो होना था वह सब हो चुका। अब उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। घर में सिर्फ आज के खाने जीतना अनाज बचा है। लगता है कल से हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटी, ऊपर वाले पर भरोसा करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। बूढ़ा होने के कारण मुझे कोई काम देता नहीं है। अब तो घर घर जाकर भीख मांगना ही बाकी रह गया है। बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं कब के अपने यह प्राण त्याग देता। पता नहीं ऊपर वाला हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। लगता है भूखा मरना ही नसीब में लिखा है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कल से मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करूंगी। बेटी, भले ही हम भूख से क्यों ना मर जाएं, लेकिन तुम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं करोगी। जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी किसी के घर में काम करने के लिए, चाहे फिर हम भूख से ही क्यों ना मर जाएं। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। उसने भी तो हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। ऐसा करो बेटी, घर में जो कुछ भी रखा है उसी से खाना बना लो। आज बाप बेटी दोनों एक साथ खाएंगे। कल किसने देखा है, क्या पता कल क्या हो। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। जिसने हमें पैदा किया है वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम देखना बेटी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है पिताजी, आप थोड़ी देर विश्राम करें। तब तक मैं गर्मा गर्म खाना बनाकर ले आती हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो ऊपर वाले ने मुझे इतनी समझदार बेटी दी। पता नहीं कल क्या होगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। खाना तैयार होते ही मीरा अपने पिता को खाना खाने के लिए घर के अंदर बुलाती है। फिर बाप बेटी दोनों मिलकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हरिया गांव के जमींदार के पास आता है। आओ हरिया, आओ। बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। यह मैं क्या सुन रहा हूं। क्या जो मैंने सुना है वह सत्य है या सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी। अरे ठाकुर साहब, उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। इतना बोलकर हरिया और ठाकुर साहब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर ठाकुर साहब हरिया से बोलते हैं। हरिया, ये गांव वाले लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। क्या जो लोग बोल रहे हैं वह सच है। अरे ठाकुर साहब, सच झूठ का दो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से यह बात जरूर सुनी है कि गांव के बाहर चौराहे पर जो बरगद का पेड़ है उसमें एक भूत रहता है। गांव के कई लोग तो उस भूत को देखने का दावा भी करते हैं। आजकल लोग उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरने से भी डरते हैं। हरिया, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो। यह भूत वगैरह कुछ नहीं होता। सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं नहीं मानता। यह लोगों का वहम भी तो हो सकता है। यह भूत वूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं।
नहीं ठाकुर साहब, यह लोगों का वहम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस भूत को देखने का दावा किया है। रात के समय में गांव का हर व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के पास जाने से डरता है। अरे हरिया, कितनी बार कहें, यह भूत वूत कुछ नहीं होते। तुम्हारी और गांव वालों की तसल्ली के लिए आज रात को ही हम वहां पर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे जमींदार और हरिया दोनों उस बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में ठाकुर हरिया को बोलता है, अरे ओ हरिया, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर तुम डर रहे हो तो यहीं से वापस जा सकते हो। मैं अकेला ही उस भूत से निपट लूंगा। अरे ठाकुर साहब, भला आपके होते हुए मुझे क्यों डर लगेगा? आप जो हो मेरी रक्षा के लिए। ठाकुर साहब, यही है वह बरगद का पेड़। अरे वाह, आज तो मेरी दावत हो गई। आज तो खुद खाना चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए हुए। आज जी भर के इंसानी मांस खाऊंगा। भूत की आवाज सुनते ही ठाकुर और हरिया दोनों दबे पांव अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। ठाकुर घर पहुंच के हरिया से बोलता है, शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो बाल बाल बच गए। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। मैंने तो भूत सिर्फ कहानियों में सुने थे, आज असलियत में भी देख लिया। हरिया, हमें इस भूत का कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करना पड़ेगा। अरे ठाकुर साहब, बाहर कोई बाबा भिक्षा मांगने के लिए आया है। अगर आप कहें तो मैं उसे अंदर भेज दूं। तुम जाओ और उस बाबा को आदर सहित अंदर ले आओ। क्या पता उस बाबा के पास हमारी समस्या का कोई समाधान हो। मीरा बेटी, आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। हमारे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। अगर कोई हमारी भी खोज खबर लेता तो उन्हें मालूम चल जाता कि हम 2 दिन से भूखे हैं। पिताजी, आप ज्यादा मत सोचिए। मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्तेदार या गांव वाला हमें यहाँ देखने आएगा। बाबा जी प्रणाम। आपका मेरे घर पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, यह गांव बहुत बड़े संकट में है। इस गांव के चौराहे पर जो बरगद का पेड़ है, उस पर एक भूत आ गया है। समझ नहीं आ रहा उसे वहां से कैसे भगाएं। ठाकुर साहब, भूत भगाने के तो मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। क्या आपके गांव में कोई इतना निडर और साहसी व्यक्ति है जो उन उपायों को कर पाएगा? रात के ठीक 12 बजे इस लाल कपड़े को उस बरगद की डाली से बांध देना। वह भूत अपने आप वहां से भाग जाएगा। बाबा जी, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी जान पर खेलकर इस लाल कपड़े को उस बरगद की डाल से बांधने की हिम्मत करेगा। बाबा जी, हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भूत का जिक्र सुनते ही लोगों के मन में डर और भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन गांव में कोई ना कोई ऐसा निडर व्यक्ति जरूर होगा जो इस काम को करने के लिए तैयार हो सकता है। पूरे गांव में यह घोषणा करा दो कि जो भी व्यक्ति रात के ठीक 12 बजे गांव के चौराहे वाले बरगद के पेड़ पर इस लाल कपड़े को बांधेगा, उसे इनाम के रूप में 500 सोने के सिक्के और 5 बोरी अनाज की दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव के ठाकुर साहब महेंद्र प्रताप सिंह ने यह घोषणा कराई है कि जो भी व्यक्ति रात के ठीक 12 बजे गांव के चौराहे वाले बरगद के पेड़ पर इस लाल कपड़े को बांधेगा, उसे इनाम के रूप में 500 सोने के सिक्के और 5 बोरी अनाज की दी जाएगी। पिताजी, ये सुबह सुबह आप कहाँ चल दिए? जब कोई काम नहीं देता है तो फिर रोज रोज यूं काम की तलाश में घूमने का क्या फायदा? अरे बेटी, तुमने सुना नहीं क्या गांव के ठाकुर साहब ने यह घोषणा कराई है कि जो भी व्यक्ति बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांधेगा, उसे 500 सोने के सिक्के और 5 बोरी अनाज की दी जाएगी। पिताजी, आपको नहीं पता क्या उस बरगद के पेड़ पर भूत रहता है? अगर आप वहां गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। बेटी, मरना तो हमें वैसे भी है। भूख से मरने से तो अच्छा है कि एक बार अपनी किस्मत को आजमाया जाए। क्या पता इस बार भगवान हमारी सुन ले। अपनी बेटी मीरा को इतना बोलकर बिरजू काका ठाकुर साहब की हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। हवेली पहुंचकर बिरजू काका ठाकुर साहब से बोलते हैं, ठाकुर साहब प्रणाम। ठाकुर साहब, जैसे कि आपने घोषणा कराई है, आपकी शर्त के अनुसार मैं उस बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांधने के लिए तैयार हूं। बिरजू काका, मैं आपकी हिम्मत की दांत देता हूं, पर क्या आपको लगता है कि आप इस उम्र में यह काम कर पाएंगे? यह लोग कपड़ा संभलकर बांधना अगर जिंदा बचे तो आपको इनाम की राशि देने में मुझे बहुत खुशी होगी। ठाकुर साहब से वह कपड़ा लेकर रात के ठीक 12 बजे
बिरजू काका उस बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते बिरजू काका अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं यहां से जिंदा नहीं बचा तो फिर मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। ये सब सोचते सोचते बिरजू काका उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अचानक से उस बरगद के पेड़ से एक भूत बाहर आता है। अरे मूर्ख इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतनी रात को मुझे भगाने के लिए यहां पर आया है। लगता है तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। भूत राजा, कृपया मुझे माफ करना। मैंने और मेरी बेटी ने पिछले 2 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। ठाकुर साहब ने घोषणा कराई है कि जो भी इस कपड़े को इस पेड़ पर बांधेगा उसे इनाम के रूप में 500 सोने के सिक्के और 5 बोरी अनाज की दी जाएगी। आप ही बताओ, अगर मैं यहां नहीं आता तो क्या करता? घर पर भी भूख से मरना ही था। अरे मूर्ख इंसान, कुछ पैसों के लालच में तुमने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया और मरने के लिए यहां पर आ गए। भूत राजा, कृपया मुझे माफ करना। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन घर पर मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटी का यूं भूख से तड़पना मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैं यह कपड़ा बांधने के लिए इस पेड़ के पास आ गया। भूख से मरने से अच्छा है कि आपके हाथों मर जाऊं। बिरजू काका की सारी बातें सुनकर भूत राजा को उस पर बहुत दया आती है। भूत राजा बिरजू काका से वह कपड़ा ले लेता है और बिरजू काका को बोलता है, तुम अब घर जाओ या कपड़ा मैं खुद बांध देता हूं। जो काम पूरे गांव में कोई नहीं कर पाया, वह काम एक बूढ़े आदमी ने कर दिया। तुम अभी जाओ और बिरजू काका को जल्दी से मेरे महल में लेकर आओ। थोड़ी ही देर बाद बिरजू काका ठाकुर साहब के महल में पहुंच जाते हैं। बिरजू काका को देखकर ठाकुर साहब बोलते हैं, बिरजू काका, यह लो अपने इनाम के 500 सोने के सिक्के और अनाज की 5 बोरियां मैंने आपके घर भिजवा दी हैं। अब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। ठाकुर साहब को धन्यवाद देकर बिरजू काका खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें भगवान पर अपना भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें।